नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। अभी स्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और घर पर ही रहिएगा, ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमारा चैप्टर चल रहा है 7, जिसका नाम है संज्ञा। कल ही स्टार्ट किया था चैप्टर हमने, और कल हमने बात की थी संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और संज्ञा के भेद कितने होते हैं और क्यों होते हैं। आज हम भेदों पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इतना तो याद हो गया होगा, पता चल गया होगा कि संज्ञा की 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद और हमने बना दिए हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा या बोल सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। तो हमने कल पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आते हैं? प्राणी, वस्तु और स्थान तीनों आते हैं, लेकिन तीनों के जो विशेष नाम होते हैं वो आते हैं। और हमेशा ये कैसे रहते हैं? हमेशा ये एक वचन में रहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो चाहे विशेष व्यक्तियों के नाम हो, चाहे स्थानों के नाम हो, पुस्तकों के नाम हो, त्योहारों के नाम हो, नदियों के नाम हो, कंपनियों के नाम हो, पर्वतों के नाम हो, किसी के भी जो विशेष नाम है, जो सिंगुलर नाउन है, उन्हें हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु, हमने आपको बताया कि संसार में जो कुछ भी है उनकी 4 कैटेगरी हैं: या तो वो प्राणी होंगे, या वो वस्तु होंगी, या वो स्थान होंगे, या वो भाव होंगे। तो यहाँ पर भाव को छोड़कर प्राणी, वस्तु और स्थान तीनों इनकी जाति का या इनके वर्ग का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और ये एक वचन भी हो सकते हैं और ये बहुवचन भी हो सकते हैं। ये अकेली ऐसी संज्ञा है जो बहुवचन होती है, बाकी सभी संज्ञाएं एक वचन होती हैं। जैसे बाग, कोई सा भी बाग हो सकता है। महल, पुस्तक, मेज, कोई सी भी मेज हो सकती है। कोई सा भी फूल हो सकता है, कोई सा भी मनुष्य हो सकता है। भेड़, इतनी सारी भेड़ें हैं, पूरी भेड़ों की जाति की बात कर रहे हैं। इतनी सारी बकरियां हैं, सारी बकरियों की जाति की बात कर रहे हैं। इतने सारे शहर हैं, सभी शहरों की बात कर रहे हैं। तो ऊपर दिए गए सारे नाम किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु या भाव के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन नामों से सबकी साधारणता जाति का बोध हो रहा है। जैसे मनुष्य शब्द से सभी मनुष्यों, महल शब्द से सभी महलों, पुस्तक शब्द से सारी पुस्तकों का। लेकिन अगर हम पुस्तक का नाम ले दें, हम पुस्तक को बोल दें गीता, हम पुस्तक को बोल दें कामायनी, हम पुस्तक का नाम ले दें महाभारत, है ना, हम पुस्तक का नाम ले दें पतंजलि, तो इस तरह से अगर हम किसी पुस्तक का नाम ले देते हैं तो वो अब बहुवचन नहीं है, वो एक ही वचन है, क्योंकि वो एक विशेष पुस्तक का नाम है। तो वहाँ पर वो कैसा नाउन है, वो कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो पूरी जाति के लिए, पूरी जाति का बोध कराते हैं, वो कैसी संज्ञा है? वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगली है भाववाचक संज्ञा, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी भाव, किसी के गुण, किसी के दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, खटास, मित्रता, शत्रुता, चतुरता, सफलता, प्रेम, क्रोध, ममता, प्यास, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अब पहली बात क्या है कि ये भाववाचक संज्ञा जो है ये अदृश्य जगत की बात है। कहने का मतलब ये दिखती नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, ये निराकार है, ये यथार्थ नहीं है। ठीक, आप सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अगर आपको मिठास दिखानी है, आप क्या दिखाएंगे? आप मिठाई दिखाएंगे, आप मिठास नहीं दिखा सकते हैं। खटास दिखानी है, आप अचार दिखा सकते हैं पर खटास नहीं दिखा सकते।
मित्रता दिखानी है तो आप दो लोगों को गले मिलते हुए या हाथ मिलाते हुए दिखा सकते हैं, तो वो लोग दिखा रहे हैं, उनकी मित्रता नहीं दिखा रहे हैं। शत्रुता दिखानी है तो दो लोगों को तलवार पकड़े हुए दिखा सकते हैं, तो आप लोग दिखा रहे हैं, तलवार दिखा रहे हैं, लेकिन आप शत्रुता नहीं दिखा रहे हैं। आपको सफलता दिखानी है तो आप जो है वो ग्रेजुएशन की टोपी पहने एक लड़के को दिखा सकते हैं, या फिर किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़ी सीट पर बैठे हुए एक आदमी को दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर आप उसकी सफलता दिखा रहे हैं। या फिर आप उसके आगे पीछे बहुत सारे पैसे दिखा सकते हैं, उसका बहुत बड़ा बंगला, उसका घर दिखा सकते हैं, बट आप उसकी सफलता नहीं दिखा सकते। बाकी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, क्योंकि वो कैसी हैं, वो जातिवाचक संज्ञाओं में आ रही हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आ रही हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा वाले शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, आप उनका कोई आकार नहीं दिखा सकते हो, वो सिर्फ फील करने वाले शब्द हैं। तो ये शब्द किसी ना किसी भाव, गुण, दोष या अवस्था का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। हम भावों को देख या छू नहीं सकते, केवल उनका अनुभव कर सकते हैं। देखिए, जब भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं ना, तो सारे बच्चों को लगता है कि इसमें केवल भाव आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें गुण भी आते हैं, इसमें दोष भी आती है, इसमें अवस्था भी आती है। अवस्था जैसे जवानी अवस्था है, बुढ़ापा अवस्था है ना। क्रोध ये दोष है, प्रेम ये गुण है, ममता गुण है, तो ये अवस्था की भी बात है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा भी हमेशा क्या होती है, एक वचन होती है। आप मिठास का बहुवचन नहीं बना सकते, आप खटास का बहुवचन नहीं बना सकते, आप मित्रता, शत्रुता, चतुरता, सफलता, प्रेम का प्रेमो नहीं कर सकते, क्रोध का क्रोधो नहीं कर सकते, ममता का ममताओं नहीं कर सकते, है ना। तो आप इन सारे शब्दों का बहुवचन नहीं बना सकते। और अगर किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन आप बनाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा फिर उदाहरण हो जाती है किसका, जातिवाचक संज्ञा का। ये बात मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ कि अगर आप भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो बहुवचन आप केवल जातिवाचक संज्ञा का बना सकते हैं, ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बना सकते हैं और ना ही भाववाचक संज्ञा का बना सकते हैं। ठीक है ना। अब अगली संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ का बोध कराते हैं, जैसे गेहूँ एक पदार्थ है, सोना एक पदार्थ धातु है, चांदी एक धातु है, तेल एक पदार्थ है, पानी पदार्थ है, दूध पदार्थ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उपयोग करने वाली, है ना, पहनने वाली या खाने वाली सारी पदार्थ वाली चीज़ें हैं, मटेरियल वाली चीज़ें हैं, वे सारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और ये जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद है। इसी प्रकार से एक और संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का या पूरे समुदायों का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बताया गट्ठर, अब गट्ठर कोई एक चीज़ नहीं है, आपने सारे कपड़ों को इकट्ठा करके उसकी पोटली बना दी तो उसको गट्ठर बोला। झुरमुट, बंडल, दर्जन, सेना, झुंड, दल, गुच्छा, परिवार, समूह, ये इस तरीके के जो शब्द हैं ये समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आप परिवार दिखाएं, ठीक है, तो परिवार किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर देने से या घर दिखा देने से तो परिवार नहीं। आप एक घर के अंदर 4-5 लोगों को हंसते मुस्कुराते बोलते रहते हुए दिखा रहे हैं, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि ये परिवार है। तो वस्तुओं और प्राणियों के समुदायों से, उनके समूह से जो चीज़ बनती है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। और वस्तुतः मतलब वास्तव में ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कोई सा भी शब्द आपको परेशान करे, आपको समझ में ना आए कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आप बस ये सोचिएगा कि आप इसका बहुवचन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर बहुवचन बना सकते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन नहीं बना सकते हैं तो ये सोच लीजिए कि क्या ये विशेष व्यक्ति का नाम है या किसी भाव का, गुण का, दोष का, अवस्था का नाम है।
विशेष व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अगर भाव, गुण, दोष, अवस्था का नाम है तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आगे हमको सीखना है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। मतलब क्या होता है, हमें भाववाचक संज्ञा बनानी होती हैं अलग अलग शब्दों से। तो जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जो सर्वनाम होते हैं उनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो ये संज्ञा किस तरह से बनाई जाती है, आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे देव, सारे देवों की बात हो रही है। मित्र, पूरी मित्र प्रजाति की बात हो रही है। मानव, सभी मानवों की बात हो रही है। पंडित, सारे पंडित हैं। बूढ़ा, बूढ़ा, सारे बूढ़ों की बात हो रही है। पशु, सभी पशुओं की बात हो रही है। विद्वान, जितने भी विद्वान हैं सबकी बात हो रही है। बच्चा, सभी बच्चों की बात हो रही है। अब इनसे भाववाचक संज्ञा बनानी है तो देव से भाव पैदा करना है, और देव से भाव किसका पैदा होता है, देवत्व का, है ना, देवत्व का, जो कि दिखता नहीं है, जो सिर्फ महसूस होता है। मित्र से भाव पैदा होता है मित्रता का, मानव से मानवता का, पंडित से पांडित्य का भाव पैदा होता है। बूढ़ा, अवस्था इससे बनती है बुढ़ापा। पशु से पशुता का भाव निकलता है। विद्वान से विद्वता, ये गुण है विद्वता, विद्वत्ता नहीं है, इसको पढ़ेंगे विद्वता। क्या पढ़ेंगे, विद्वता। और बच्चा से अवस्था पैदा होती है बचपन। तो इस तरह से तमाम जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, उनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कुछ और भी जातिवाचक संज्ञा शब्दों को देखिए। शत्रु से शत्रुता, प्रभु से प्रभुता, इंसान से इंसानियत, बालक से बालपन, लड़का से लड़कपन, माता से मातृत्व, इसी तरह से पिता से पितृत्व, भाई से भ्रातृत्व, गुरु से गुरुता या गुरुत्व, दानव से दानवता, और मनुष्य से मनुष्यता। तो ये जातिवाचक संज्ञाओं को हमने बदला है किसमें, भाववाचक संज्ञा में। आगे हम सर्वनामों को भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। जैसे सर्वनाम है निज, अहम, पराया, अपना, सर्व, स्व, आप और मम। ये कुछ सर्वनाम हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं, देखिए। निज से बनी निजत्व, और इसका मतलब होता है अपना। अहम, अहम से बना अहंकार। क्या बना, अहंकार। अहम का मतलब मैं का भाव आना, अहंकार। पराया से बना परायापन। अपना से बना अपनत्व या अपनापन। सर्व से बना सर्वस्व। स्व से बना स्वत्व। आप से बना आपा, और मम से बना ममत्व या ममता। ठीक, ये सर्वनामों से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। आगे है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जो विशेषण होते हैं उनसे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे विशेषण है बुरा, तो बुरा से बुराई। लघु, लघुनी से छोटा, उससे लघुता बना। चतुर से चतुराई। योग्य से योग्यता। कड़वा से कड़वाहट। सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता। मधुर से मधुरता या माधुर्य। आलसी से आलस्य। स्वस्थ से स्वास्थ्य। शुद्ध से शुद्धता। मीठा से मिठास। बहादुर से बहादुरी। विनम्र से विनम्रता। कुशल से कौशल या कुशलता। ये हमने कुछ विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा को बनाया है। अब कुछ क्रिया शब्द लेते हैं, उनसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे खेलना से भाववाचक संज्ञा बनी खेल। आप खेल को नहीं दिखा सकते, आप खिलाड़ी दिखा देंगे, उनको खेलता हुआ दिखा देंगे, लेकिन आप खेल नहीं दिखा सकते। दौड़ना से दौड़। डरना से डर। जागना से जागरण। लिखना से लेखन। मिलना से मिलाप। चढ़ना से चढ़ाई। भूलना से भूल। चलना से चाल। पढ़ना से पढ़ाई। गिरना से गिरावट। सजाना से सजावट। पीटना से पिटाई, और उड़ना से उड़ान। तो इस तरह से आपने देखा बहुत सारे शब्द हैं, उनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कुछ और भी क्रिया शब्द हैं।
देखिए, लड़ना, लड़ना से लड़ाई, हंसना से हंसी या हंसाई, थकना से थकान या थकावट, पालना से पालन, घबराना से घबराहट और लेना देना से लेन देन। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। देखिए, कुछ विशेष बातें और हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय एवं अगणनीय कई रूपों में आ सकती हैं। महत्वपूर्ण बात है कि संज्ञा को हम प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक बोल सकते हैं। प्राणीवाचक मतलब जिनमें प्राणी की बात होती है, और अप्राणीवाचक का मतलब जिसमें प्राण नहीं है, निर्जीव है। या फिर हम गणनीय, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अगणनीय रूप में भी बता सकते हैं। जैसे राम, आदमी, औरत, बूढ़ा, ये प्राणीवाचक है। मेज, नदी, पहाड़, पटना, ये अप्राणीवाचक है। कलम, पुस्तक, गेंद, हॉकी, ये गणनीय है। और प्रेम, सद्भाव, हंसी, पानी, ये अगणनीय है। तो ये संज्ञा के हमने और अलग अलग स्तर पे और भी कैटेगरी बना दी है। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगणनीय होती हैं, और इनका प्रयोग हम सदैव एक वचन में करते हैं। और जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग हम बहुवचन में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गणनीय होती हैं। व्याकरण में जाति शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के लिए प्रयुक्त नहीं होता। जब हम जाति की बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों में जाति का प्रयोग होता है, तो जाति मतलब वो पुरानी 4 जातियां नहीं होती हैं, बल्कि समूह विशेष के लिए प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक से संपूर्ण पुस्तक जाति का बोध होता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे आजकल हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। अब रावण शब्द तो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर रावण को एक सामान्य शब्द बना दिया है, सभी लोगों के लिए बना दिया है। जो लोग बुरे हैं सबको रावण बोला जा रहा है। अंग्रेजों के चक्रव्यूह में फंसकर कितने ही अभिमन्युओं ने दम तोड़ दिया। तो यहाँ एक अभिमन्यु की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ बता रहे हैं कि अभिमन्यु की तरह कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, अपना जीवन जो है वो खत्म कर दिया। तो यहाँ सामान्य लोगों की तुलना हमने अभिमन्यु से कर दी है। तो यहाँ पर है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इनका प्रयोग जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अच्छाइयाँ हमें सफलता के शिखर पर पहुँचाती हैं। तो अगर हम इसकी सिंगुलर बात करें अच्छाई, तो ये भाववाचक संज्ञा है। और अगर हम बता दें अच्छाइयाँ, तो अच्छाइयाँ वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अच्छाइयों का एक पूरा समूह हो गया, एक अच्छाई नहीं, बहुत सारी अच्छाई। ठीक, तो वहाँ आपने जब इसका प्लूरल बना दिया, जब आपने इसका बहुवचन बना दिया, तो अब ये जातिवाचक संज्ञा बन गई है। इस बात का ध्यान रखना है बस। तो क्या क्या सीखा हमने? देखिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और मानते हैं नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर द टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जातिवाचक बाय संज्ञा बाय। सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से कौन सी संज्ञा बनाई जाती है? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका संज्ञा का चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि संज्ञा क्या होती है, कैसे बनती है। अब आपको क्या करना है कि आपने अभी अभी जिन जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनामों से, विशेषण से, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई थी, वो आपको अपनी नोटबुक पर पूरी कंप्लीट लिस्ट बनानी है। और देखकर भाववाचक संज्ञा नहीं बनानी है। आप एक साइड में पहले सारे शब्दों को नोट कर लीजिए, और उसके बाद सभी की जो भाववाचक संज्ञा है वो अपने आप से बनाइए, बिना किसी चीटिंग के। ओके, आप प्रॉमिस करेंगे कि ना आप चीटिंग नहीं करेंगे? हाँ, सारे बच्चे मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं, मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टिल देन डू योर वर्क, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।